प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व में अपनी पाठ्य पुस्तक में पानी की कहानी पाठ का अध्ययन किया था। मैंने आधा पाठ आपको पूर्व में पढ़ा दिया था। अब आगे की कहानी सुनते हैं। पानी की बूंद अपने अस्तित्व की, अपने जीवन की कहानी बता रही है। उसने बताया कि किस प्रकार से सूर्य का एक भाग टूटकर उससे अलग हुआ और वह अलग होने वाला भाग पृथ्वी था। वह पृथ्वी जब अलग हुई तो उस पानी की बूंद ने अपने आप को प्रारंभिक अवस्था में वो हाइड्रोजन की अवस्था में थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप वह पानी बनी। और जब उसने अपने आप को देखा, उसे होश आया तो बर्फ़ के रूप में थी। बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है, पिघल करके बर्फ़ समुद्र में बह निकलती है और वहाँ की गर्म धारा में मिलकर के वाष्पित हो जाती है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। आगे की कहानी देखते हैं। पानी की बूंद कह रही है कि समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। उसका वर्णन आसानी से नहीं किया जा सकता। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा हुआ है। पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। तो पानी की बूंद बता रही है कि समुद्र में किस प्रकार से नमक ही नमक भरा हुआ है। वहाँ खारापन है पानी के अंदर। शुरू में वह सहन नहीं हो सकता था, लेकिन अब धीरे धीरे आदत सी हो चली है। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। जब वो पानी की बूंद समुद्र के गहरे पानी की था लेने के लिए, उसमें क्या है उसे जानने के लिए अंदर की तरफ जाती है तो महसूस करती है कि उसके अंदर तरह तरह के जीव हैं। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को पकड़ लेती थी और मैं और गहराई में की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। वो पानी की बूंद गहराई में किसी वस्तु को देख करके चौंक जाती है। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ भी भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी, रास्ता दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। तो वह बड़ी मछली जिसके अंदर से प्रकाश सा निकलता था, उसके प्रकाश के कारण अन्य छोटी छोटी मछलियाँ उसके पास आ जाती थी और भूख लगने पर वह बड़ी मछली उन छोटी मछलियों को खा करके अपना पेट भर लेती थी। विचित्र है।
जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है, छोटे ठिगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। तो इस प्रकार से पानी की नन्ही बूंद समुद्र की गहराई में, समुद्र के तल में जाते समय न जाने कितने प्रकार के जीवों को वहाँ घूमता हुआ, विचरण करता हुआ देखती है। पानी के अंदर भी उसने महसूस किया कि पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, गुफाएं हैं जिनमें नाना प्रकार के जीव मौजूद हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। कई वर्षों तक वह पानी की बूंद समुद्र के तल में नीचे की ओर घूमती रहती है। तो यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह भी धरती की तह में धंसने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके ऊपर लगभग 3 मील मोटी पानी की तह जमा है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा हुआ है। तो पानी की बूंद के कुछ अन्य युवा साथी ये चाहते हैं कि पृथ्वी की तह में घूम घूम करके ये देखें कि पृथ्वी की तह में क्या छुपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। जो कुछ था वो तरल रूप में था, वो द्रव रूप में था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इसमें अचानक एक जगह ऐसी जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था, सहन करने योग्य नहीं था। हमारी अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। जल गए वो सूख गए, वो वाष्पित हो गए और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा है। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे प्रकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ, पीछे देखने से क्या ज्ञात हुआ कि पृथ्वी मानो फट गई है। ऐसा लगने लगा कि मानो पृथ्वी फट गई हो और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं।
यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। लेखक उससे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम ज्वालामुखी के विषय में बतलाना चाहती हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें वहाँ पर दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती तो कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे, आनंदित हो रहे थे। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर जा गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक ओर बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। तो अंत में पानी की बूंद कहाँ पहुँच जाती है? आंधी के माध्यम से पहाड़ पर पहुँच जाती है। पहाड़ पर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर कूदती है, उसे वहीं आनंद की अनुभूति होती है। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो ना, पत्थर को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। पानी जब एक साथ वो बूंदें इकट्ठी होकर के कहीं पर प्रहार करती हैं, गिरती हैं, तो बड़ी से बड़ी चट्टानों को भी खंड खंड में विखंडित कर देती हैं, तोड़ देती हैं। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। तो समतल भूमि देखने के लिए वो पानी की बूंद एक छोटी धारा में मिल जाती है। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे जब वो नदी में बहा करती। सरिता नदी जब वो नदी में बहा करती थी तो बड़ा आनंद आता था उस पानी की बूंद को। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह उसकी बूंद धीरे धीरे घटी और आँखों से ओझल हो गई, पुनः वाष्पित हो गई, पुनः वाष्पित होकर के वायुमंडल में मिल गई। तो ये थी पानी की कहानी, पानी की बूंद की कहानी।